आर्ट में कोई करियर नहीं है। फैमिली में मम्मी को छोड़कर सबने ये कहा था कि ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इसको इसमें नहीं डालना बिल्कुल। लेकिन मम्मी को लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेगा। बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं। मम्मी ने ही सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। मैंने पापा से मोबाइल भी मांगा, पापा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मम्मी ने अपनी ज्वेलरी बेचकर मुझे एक मोबाइल दिलाया। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया। 5 साल के बाद हुए थे 9,000 सब्सक्राइबर। 5 साल में सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर। और इतने साल तक आपने अपने इस कला पे, अपनी स्किल पे इतना विश्वास रखा। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद ऐसा क्या जादू किया आपने अपने चैनल में कि आज 1.5 मिलियन होने वाले हैं? मेरे दिमाग में बैठा होता है कि अम्मी ने इतनी महंगी चीज़ जो है बेची है मेरे लिए, तो वो चीज़ मैं अम्मी को कब बना कर दूँ। मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पर, जिस पर 12 मिलियन व्यूज आए। और उस एक वीडियो से मैं आपको बताऊँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। एक वीडियो से 12 मिलियन व्यूज और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मेरी जो पहली पेमेंट आई उससे मैंने सबसे पहले यही चीज़ सोची थी कि मम्मी को वो ज्वेलरी ला के दूँ। मतलब ऊपर वाला भी देखता है कि किसी बच्चे के लिए उसकी माँ ने कुछ किया तो उस बच्चे को इस लायक बनाओ कि वो माँ को वापस दे सके, वो भी सूद समेत। आपके जो बहुत सारी आर्ट्स है जिसमें आपने लेस के बनाए हैं, बिस्किट्स बनाए हैं, हेडफोन्स बनाए हैं, वो ऐसे लगता है पेपर के एकदम बिल्कुल बाहर ही आ रखे हैं। वो जो आप करते हैं काम, उसको आप इतना जबरदस्त कैसे बना देते हैं? कोई ऐसा तरीका जो आपको लगता है कि अगर वो तरीके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो किए जाएं तो वो इंसान जो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा कमा सकता है? हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉडकास्ट वालाज में। मेरा सब पर्सनली मानना है कि हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके अंदर अपने बचपन में कोई आर्टिस्ट नहीं रहा होगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारे अंदर ड्राइंग का या फिर कलर्स को लेके एक लगाव नहीं रहा होगा। ये भी नामुमकिन जैसा लगता है। कभी हमने किसी घर के इम्पोर्टेंट पेपर पे कुछ कर दिया, या फिर कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक क्या होगा कि अपने घर की दीवारों पे अपनी कला का प्रदर्शन कर ही दिया होगा। वो अलग बात है कि रिटर्न गिफ्ट में पेरेंट्स की वजह से शायद यहाँ और यहाँ कोई दूसरी कला का प्रदर्शन उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय के साथ क्या हुआ? हमारा ये कलर्स का शौक या ड्राइंग का शौक कहाँ चला गया, या फिर किन दूसरे शौक ने इन हमारे शौक को रिप्लेस कर दिया? और फिर धीरे धीरे आज हम जब बड़े हुए हमें ऐसा लगता है कि ये शौक क्या कभी हमें था भी? एक और चीज़ मैं सोचता हूँ, या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार सोच के देखिए, अगर हमने इन्हीं शौक को बचपन से लेके आज तक संभाल के रखा होता, घंटों रील स्क्रॉल करने की बजाय अपने स्केच से या अपने कलर से कुछ ना कुछ और करने की प्रैक्टिस की होती, तो आज इस सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया में हमारे सामने हमारे कैरियर्स को लेके कितने सारे नए स्कोप और खुल गए होते, या फिर हमें कितना फेम इन कलाओं से मिल सकता था। आज इसी दुनिया को समझने के लिए इसी ही दुनिया से हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं है। उनके पास आज यूट्यूब पे करीब 1.5 मिलियन, या फिर मैं यूँ कहूँ कि करीब 15 लाख की यूट्यूब फैमिली है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे करीब 2 लाख की फैमिली है। अगर आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, या किसी आर्ट में रुचि रखते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ग्रो करना आपके लिए जीवन में एक गोल है, तो आज का पॉडकास्ट का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। तो चलिए इसी इच्छा के साथ, या फिर मैं कहूँ इसी गोल के साथ, हम स्वागत करते हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट राहिल जिंद्रान जी का। तो राहिल जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट वाला के आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने मेरा आर्ट को समझा और मुझे यहाँ पर बुलाया। तो राहिल जी, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम आप समझते हैं कि हमने तो आपके बारे में इंट्रो में बता दिया कि हमारे लिए राहिल जिंद्रान कौन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज राहिल जिंद्रान इन योर ओन वर्ड्स, आपके अपने शब्दों में राहिल कौन है? जी, मैं एक हाइपर रियलिस्टिक इंडियन आर्टिस्ट हूँ। मैं 3D ड्राइंग बनाता हूँ जो कि रियलिटी से बिल्कुल मैच खाती है। मेरी जर्नी की कहानी शुरू होती है जब मैं 5 साल का था। तो 5 साल के बच्चे आप जानते ही हैं, वो कुछ लिखना सीखते हैं, मतलब स्कूल के अंदर। तो जब भी टीचर बोर्ड पर कुछ लिखना सिखाती थी तो उस वर्ड के आगे वो एक डायग्राम पेश करती थी। वो जैसे ए फॉर एप्पल। तो मेरी जो नज़र है वो हमेशा डायग्राम पर रहती थी। तो मैं क्या करता था, तो उनको मैं अपनी नोटबुक में कॉपी किया करता था। मैं आगे वाले पन्नों पर होमवर्क करता था और पीछे वाले पन्नों पर उन्हें कॉपी करता था। मैंने कई सारी चीज़ें जो है कॉपी करी, एनिमल, बर्ड्स, ऐसी चीज़ें कॉपी करना
मतलब कई सारी चीज़ें मैंने, मतलब पूरी नोटबुक मैंने उसी चीज़ से भर दी थी। फिर एक बार मेरे जो है पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल के अंदर कि आपका जो बच्चा है ये लिखता बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं पढ़ाई में बिल्कुल वीक था, लिखना मुझे बिल्कुल आता नहीं था। लिखने से ज़्यादा पसंद मुझे उन चीज़ों को बनाने बनाने में आने लगा। मैंने कई सारी चीज़ें बनाई। ये कौन से सन की बात है, मतलब ये बात है 2005 की। 2005 की? जी, ओके, 2005 में मैं स्कूल में था, उसी टाइम ये सब कुछ करता था। नाइस। तो जनरली ना ऐसे आर्टिस्ट से हम लोग एक सवाल करते हैं कि आखिर आपको इस फील्ड से इंट्रोड्यूस किसने किया, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि किसी को आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शायद ये चीज़ आपके अंदर भाई बर्थ ही आ गई थी। जी हाँ। ओके। तो उसके बाद में जब आपके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आप इसको कंटिन्यू करते गए, या फिर आपको किसी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल की जरूरत पड़ी, या आप ट्रेनिंग स्कूल में गए, फिर ये जर्नी आपने आगे कैसे कंटिन्यू की? ये मैंने खुद ही, मतलब सब कुछ खुद से ही क्रिएट किया था। धीरे ओके। धीरे मेरे जो, मतलब मैं नॉर्मल स्केच बनाता जैसे बच्चे जो बनाते हैं। हम्म। आपने भी कभी बचपन में बनाई होगी जो 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 ड्राइंग होती है। हमारे वेल तो कोई नहीं देखता। मतलब ऐसी ऐसी ड्राइंग तो बनाई होगी ना आपने कि वहाँ एक झोपड़ी है, साइड में एक पेड़ है। बिल्कुल वो हर बच्चा जो है अपनी बचपन में जो है बनाता है। बनाता है। तो मैंने बिल्कुल अलग ही चीज़ें बनाई थी उस टाइम पे। जैसे बर्ड्स, एनिमल, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर चला। मैंने फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें भी कई बार ड्रॉ किया, उन्हें सेम तरीके से बनाने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे कई सालों तक ऐसे चलता रहा, चलता रहा। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं उसे बनाता चला गया और मेरा धीरे धीरे हाथ साफ होने लगा। फिर कुछ टीचर थे वहाँ जो मेरी तारीफ़ करते थे, और कुछ कहते थे कि इसमें कुछ करियर नहीं है, ये क्या करते हो। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है, और स्पेशली अपनी इंडियन एजुकेशन में तो ये होता ही है कि टीचर्स हमेशा ये कहते हैं कि जो काम के सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको रैंक लाने की ज़रूरत है, राइट, जिनसे आपको नौकरी मिलेगी या हाँ। जिनसे आपको कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगे, जी। उन कोर्सेज या उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन एक और भी चीज़ होती है ना, बच्चों का भी एक इंटरेस्ट होता है। बचपन में ड्राइंग का शौक तो शायद बहुत सारे बच्चों को होता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन कितने ही कम बच्चे होते हैं जो उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहे, आपका इंटरेस्ट कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार सोशल मीडिया आया तो मैं सोशल मीडिया में, मतलब रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, या किसी गेम्स खेलने में, गेम्स कितने पॉपुलर इंडिया में होते जा रहे हैं, तो वो सब जो बहुत ही कहते हैं ना कि डिमांड में रहने वाली या बहुत ही जिसका हाइप होता है, उन सब इंटरेस्ट है, उन सब हॉबीज की तरफ आपका जाने का मन नहीं किया इस ड्राइंग और स्केचिंग को छोड़कर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन से ही जो है हर चीज़ में आर्ट देखता था। जैसे कुछ भी चीज़ होती है, जैसे हमारे आसपास की चीज़ आप देख सकते हो, हर चीज़ में एक डिज़ाइन होता है, आकृति होती है। बिल्कुल। उसे भी किसी ना किसी ने क्रिएट किया है। कुछ भी चीज़ आप देख सकते हो, ये माइक है, जैसे मेरे पास सामने ही माइक है, ये भी किसी ना किसी ने डिज़ाइन करके बनाया होगा। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को मैं लेकर चला था। मतलब मैं कार्टून देखता था बचपन में, तो कार्टून को मैं कार्टून की दुनिया समझकर नहीं देखता था। मैं उसमें भी अपना एक आर्ट देखता था कि किसी ना किसी ने इसको बनाया है, तो मैं उसे भी कॉपी करता था। ओके, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आखिर ये सब सीखने में टाइम कितना लगता है? अगर आज मैं एज ए स्केच आर्टिस्ट अगर सीखना चाहूँ, या कोई भी दूसरा युवा जो हमसे बहुत छोटा हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, उन सबको ये पूरी चीज़ सीखने में टाइम कितना लगता है? अगर कोई आम इंसान ये सीखना चाहे तो उसे कम से कम कई सालों लगेंगे इसको, इस चीज़ को सीखने में। क्योंकि ये बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा चलती है प्रैक्टिस और सब्र। इसमें प्रैक्टिस इस तरीके की चलती है, मतलब इसमें हर चीज़ को ड्रॉ करना रहता है। कुछ भी चीज़ ऐसी ना छूटे जिसे हम ड्रॉ ना करें। हर चीज़ को करना पड़ता है। आजकल लोगों को चैट जीपीटी के ज़माने में सिर्फ 4 लाइन का प्रॉम्प्ट डाल के सब कुछ चाहिए। हाँ उस ज़माने में इतना पेशेंस होना ही मेरे को लगता है कि पहली स्किल है इस फील्ड में आने के लिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। ओके, तो मान के चलते हैं कि हमें कुछ तो ऐसे बच्चे ज़रूर देख रहे होंगे जिनको इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट होगा। तो आपने बताया कि इसमें कुछ साल तो लगने ही वाले हैं, तो इतना पेशेंस तो रखे ही रखें। हाँ। बट इन सब में इक्विपमेंट्स ऐसे कौन से हैं, या मैं कहूँ कि ऐसी कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनके पास होनी बहुत ज़रूरी है? क्या ये सब में बहुत पैसा लगता है? नहीं, इसमें पैसा कुछ नहीं लगता। इसमें इसमें सिर्फ एक शौक होता है। शौक फिर काम में बदल जाता है। ये चीज़ समझ सकते हैं आप। ओके, और इसमें चीज़ें क्या क्या लगती हैं? मतलब अलग अलग पेंसिल्स, ब्रशेस? जी हाँ, इसमें वाटर कलर्स और एक्रेलिक कलर्स और कलर पेंसिल्स, कुछ मार्कर्स, ऐसी चीज़ें लगती है, तब जाके ये बनता है। और मोटा मोटी ये सब चीज़ें एक बिगिनर लेवल पे शुरू करने के लिए ये सारी चीज़ें मोटा मोटी कितने रुपए में आ जाएंगी?
नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2000 के समथिंग की चीज़ें सारी चीज़ें आ जाएगी। सिर्फ 2,000 रुपये में अपन इस हाँ, चीज़ में कैरियर शुरू कर क्योंकि सकते मुझे हैं। खुद मालूम नहीं था कि एक सिंपल पेंसिल से ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो कि जिंदा लगने लगे। करेक्ट। आप तो एज ए 3D आर्टिस्ट बहुत फेमस ही हैं, तो एक नॉर्मल पेंसिल से आप ये क्लेम करते हैं कि अच्छी से अच्छी आर्ट बनाई जा सकती बिल्कुल है। हाँ, एक पेंसिल से आप कुछ भी बना सकते हो, सिर्फ एक ही पेंसिल से। Nice. तो मान लो कि मैंने ये समझ लिया कि मुझे टाइम कितना लगेगा और उतना टाइम देने के लिए उतना पेशेंस मेरे पास है या नहीं, मुझे ये समझ में आ गया। मोटा मोटी 2,000 रुपये का बजट मैंने बना लिया कि सारी चीज़ें मैं खरीद के शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मैं सीखूँ कहाँ से? क्या इसके लिए मुझे बहुत गजब फीस दे के सीखना जरूरी है, या मैं खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस करके सीख सकता हूँ? देखिए, हम्म, ये कॉलेज टाइम में जो होता है, कॉलेज टाइम में इसके बाद एक कोर्स होता है फाइन आर्ट्स का, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके अंदर लोग कई लाखों रुपए खर्च करके ये चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने तो ये करा नहीं था, ये तो मेरे पास खुद से ही आप समझ सकते हैं, गॉड गिफ्ट समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। ओके। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ सीखना पड़ेगा। वो भी आपको पूरी चीज़ नहीं सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, सिर्फ नॉर्मली चीज़ सिखाएंगे, ऐसे स्केच बनता है, इसको ऐसे बनाते हैं। जैसे इसके अंदर कई सारी चीज़ होती है, नॉर्मल चीज़ होती है, फिगर ड्राइंग होती है, और ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह की स्टिल लाइफ, ऐसी कई चीज़ें जो है वो बनाना सिखाते हैं। तो वो पूरा तो नहीं सिखाते, अपन को खुद को जो है करना पड़ता है ऐसी चीज़। ओके। मतलब आपको किस फील्ड में जाना है, इसकी अलग अलग फील्ड होती है। जैसे कोई वाटर कलर से बनाता है तो वाटर कलर से ही अपने आर्ट वर्क को बनाएगा, कोई एक्रेलिक से बनाता है, कोई ऑयल से बनाता है। तो सब अलग अलग कैटेगरी चूज करते हैं। मेरी जो कैटेगरी है वो हाइपर रियलिस्टिक है, यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो अति यत्रावादी। अति अति यत्रावादी। यत्रावादी। हाँ, ओके। मैंने गूगल ट्रांसलेट किया था, बहुत पहले अच्छा। कर लिया था मैंने। और इसके अंदर जो है हाइपर रियलिज्म भी कहते हैं इसको। तो मेरी फर्स्ट रैंक बनी थी गूगल पे हाइपर रियलिस्टिक की, पूरे इंडिया में। अच्छा, मतलब ये कोई एग्जाम था? नहीं, ये एग्जाम नहीं था, ये अच्छा। डेटा चलता है गूगल का। ओके। उसके अंदर मेरी पहले तो इंटरनेट पर्सनैलिटी बनी। ओके। मतलब मेरा नाम सर्च करते मेरा फोटो आने लगा गूगल पर। फिर मेरी वहाँ पर कई आर्टिकल भी छपे मेरे, जैसे ओके। एबीपी न्यूज़ और हिंदुस्तान टाइम्स तक जो है मेरा आर्टिकल बने हैं उसके ऊपर भी। तो फर्स्ट रैंक बनी थी मेरी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वो इज़ द बेस्ट हाइपर रियलिस्टिक इंडियन आर्टिस्ट, तो सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। वाह, दैट इज ग्रेट अचीवमेंट यार। मस्त। मतलब मुझे इस चीज़ में एक तो चीज़ समझ में आ रही है कि अगर किसी के पास पेशेंस हो, इंटरेस्ट हो और उसको बहुत प्रैक्टिस करने का मन हो, हाँ, तो वो इस फील्ड में बहुत कम पैसे से बहुत अच्छा कैरियर अपना डेवलप कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अब इसको अपन आगे दोबारा डिस्कस करेंगे कैरियर वाले सेक्शन में, लेकिन हाँ। अभी जो हर इंडियन फैमिली के अंदर कुछ तरह की चैलेंजेस होते ही होते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले फैमिली रिलेटेड भी कुछ बिल्कुल सवाल हाँ। आपसे लेना चाहूँगा कि जब आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने बताया था कि आपकी फैमिली को स्कूल में बुला के बताया गया कि ये लिखता नहीं है बिल्कुल और सिर्फ ड्रॉ करता रहता है, हाँ। तो उसके बाद में फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन था, मतलब मेरे जो पापा थे उन्होंने मुझे बहुत डांटा इस चीज़ को लेकर कि ये क्या चीज़ है, मतलब तुम ड्रॉ करते रहते हो, फालतू चीज़ें बिल्कुल ही मत करना, आज के बाद पढ़ाई पे फोकस करो। तो मेरा पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था मेरा पढ़ाई में। तो ये चलता रहा था, काफ़ी टाइम तक चलता चलता रहा था ये। रोज़ इसी तरह मैं रोज़ कुछ ना कुछ ड्रॉ करता था। कोर्सेज वगैरह में से हर हर साल एक नया कोर्स आता था, बुक्स के अंदर नई नई चीज़ें छपी हुई रहती थी। मैं सभी चीज़ें जो है कॉपी करता था। बस धीरे धीरे जो है वो लाइन धीरे धीरे सीधी होने लगी, मैं धीरे धीरे अच्छी ड्राइंग बनाने लगा। मतलब इनिशियल लेवल पे फैमिली का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था, आप खुद के इंटरेस्ट से इसको कंटिन्यू करते रहे। तो ऐसे टाइम में कई बार ऐसी भी चीज़ें होती है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, हाँ इंडिया में आपको पता होगा जीजा पे, फूफा पे बहुत तरह की रील्स बनती रहती हैं हाँ कि वो कितने महान होते हैं, हाँ हाँ। राइट? तो आपके परिवार में भी ऐसे कोई शुभचिंतक थे जिन्होंने आपके इस चीज़ को लेकर बोला कि अरे आपका बच्चा लाइन से हट रहा है, ये गलत लाइन जा रहा है, या फिर ये क्या करवा रहे हो, बच्चा खराब हो जाएगा, इसको कोई लाइन पे लगाओ? इस तरह की कोई एक्सपीरियंसेस रहे आपके फैमिली में? फैमिली में मम्मी को छोड़कर सबने ये कहा था कि ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इसको इसमें नहीं डालना बिल्कुल, आर्ट में कोई करियर नहीं है। लेकिन मम्मी को लगता था कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेगा। मैं जब थोड़ा जैसे जैसे मतलब बड़ा होने लगा मैं, तो धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे देखा कि आर्ट में भी करियर है। मैंने कई सारे आर्टिस्टों की वीडियो देखी, उनसे सीखा, गलतियाँ भी करी कई सारी। तो
मैंने मम्मी को भी दिखाया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं मुझे जो है इसी फील्ड में काम करना है, आप पापा जी को समझा लीजिए और जितने भी लोग हैं हाँ, हर बच्चे की रिलेटिव। तरह बच्चा अपनी मम्मी को ही बोलता है कि मम्मी पापा से या तो हाँ, पिटने से बचवा लो या ये चीज़ कन्वे क्योंकि कर दो। मम्मी ने ही सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। नाइस। मैंने पापा से मोबाइल भी मांगा, कंप्यूटर भी मांगा इस चीज़ के लिए, पापा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं, मतलब। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मम्मी ने अपनी ज्वेलरी बेचकर मुझे एक मोबाइल दिलाया। और ये कौन से सन की बात है? ये बात है 2000 2019 की बात है। 19, मतलब आप तब तक करीब खुद 19 साल के आसपास हो चुके थे। हाँ बिल्कुल, तब मैं तक आपके पास 19। कोई फ़ोन नहीं था। नहीं, बिल्कुल फ़ोन नहीं था मेरे पास। मैं जो ड्राइंग तो मैं पहले से करता था। मैं मोहल्ले वालों के मोबाइल लेकर, जो मेरी सोसाइटी में रहते थे लोग, उनके मोबाइल लेकर अपनी ड्राइंग की फ़ोटो खींचकर अपलोड किया करता था इंस्टाग्राम। फिर मम्मी ने मुझे मोबाइल दिलाया। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो 5 साल तक ऐसे चलता रहा। जो 2019 के अंदर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। और इससे पहले मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ये फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करता था ड्राइंग की, सिंपल तरीके से ऐसे बना के 3D। ना कोई वीडियो ना कुछ। 2019 के अंदर मेरे पास मोबाइल आया, जो कि मम्मी ने अपनी जेवली बेच कर दिलाया। तो मैंने 5 साल तक वीडियो बनाई। 5 साल तक ये देख लीजिए आप, 1 साल तक तो मेरे 1000 जो यूट्यूब पे रहता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। हाँ, उस वक्त मोनेटाइजेशन की यही, मोनेटाइजेशन हाँ, की यही लिमिट रूल होती था। है। हाँ। तो 1000 सब्सक्राइबर मेरे 1 साल में नहीं हुए थे, और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी बिल्कुल नहीं हुआ था। मेरा 1000 घंटे का वॉच टाइम हुआ था, वो भी माइनस में चला गया था। अच्छा। हाँ। और मेरे सब्सक्राइबर 5 साल के बाद हुए थे 9000 सब्सक्राइबर। 5 साल में पाँच सिर्फ साल में 9,000? सिर्फ 9000 सब्सक्राइबर। और इतने साल तक आपने अपने इस कला पे, अपनी स्किल पे इतना विश्वास रखा? हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत सब्र किया इस चीज़ के लिए। मुझे यकीन, सबसे ज़्यादा यकीन तो मेरी मम्मी को था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत एक सीख की बात है कि एक लड़का जो सिर्फ 19 साल का है, हम्म, उसको 5 साल में सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर मिलते हैं। घर से कोई खास सपोर्ट नहीं है सिवाय मम्मी के। सिवाय मम्मी फिर के। भी आपने अपना सब्र नहीं खोया, आपने जी हार नहीं मानी। बिल्कुल। दैट इज रियली रियली, मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेसिव थिंग, कि हम्म, वरना बड़े बड़ी एज के लोग हार मान लेते हैं यार, अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती बिल्कुल है या मान उनका लेते मन हैं। मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं मैं ये इतने साल मानता हूँ तक। कि कोई भी यूट्यूबर हो, वो कम से कम सालों तक, कई सालों तक मेहनत करें उस चीज़ पे, जो जो वो बनना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी चीज़ एक एक बार में तो नहीं आती। बिल्कुल। ये ये तो बात जाकिर खान ने खुद ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस जो है इसको तो मिल गई, नहीं लेकिन नहीं। उनको मेरे पिछले इतने ये तो सालों का संघर्ष नहीं दिखता, मेरा स्ट्रगल नहीं दिखता, हाँ मेरा भूखा रहना नहीं दिखता, मेरी प्यास नहीं दिखती, मैं हाँ। कितना दौड़ा भागा। तो ये तो है, लोग कई बार बहुत मेहनत के, कई सालों की मेहनत को ओवरनाइट सक्सेस बोल देते हैं। तो अभी आपने जब यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करी थी, तो मेरा अगला सवाल यूट्यूब और इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही है कि आपने कहा कि 5 साल तक आपका सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर थे, तो हाँ, उसके बाद ऐसा क्या जादू किया आपने अपने चैनल में कि आज 1.5 मिलियन होने वाले हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं नॉर्मल स्केच बनाता था, नॉर्मल ड्राइंग, कलर हम्म। पेंसिल 3D। तो मैंने क्या किया, वो यूट्यूब पर जो शॉर्ट का ऑप्शन आ गया था, हाँ। तो मैंने उस आर्ट के साथ एक कहानी जोड़ी। वैसे तो नॉर्मली लाइक आते थे मेरे 1000 प्लस, बस उससे हम्म। ज़्यादा कभी मैंने लाइक देखे नहीं थे अपने ड्राइंग पर। 1000 से खुश था मैं कई सालों तक, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। तो मैंने उस आर्ट के साथ एक कहानी जोड़ी। मतलब मैं चल कर आ रहा हूँ, मैंने पेंसिल उठाई, मेरे फेस का रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैंने आर्ट के साथ एक अपनी भावना जोड़ी, फिर उसे अपलोड किया। तो वहाँ से मेरा वीडियो वायरल हुआ। ओके। तो एक मेरी हर पहली वीडियो थी जो कि 4 मिलियन व्यूज़ आए थे उस पर इंस्टाग्राम पर, और उससे मेरे 45,000 फॉलोअर्स बने थे। एक रील से 4 मिलियन व्यूज और 45,000 और फॉलोअर्स, हाँ, और 5 साल में पाँच सिर्फ उस 9,000? पे मेरे फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे 5,000 फॉलोअर्स। तो वहाँ से डायरेक्ट मैं 5,000 से 45,000 फॉलोअर्स तक पहुँचा एक वीडियो से। एक वीडियो से? फिर वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड करी थी। वहाँ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, कई सालों तक वो वीडियो रखी रही। और मैं वीडियो बनाता रहा इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, जो दोनों वीडियो सेम ही रहती है मेरी। तो मैं रील्स बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में एक्सपर्ट था हमेशा शुरू से। लॉन्ग वीडियो पे मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लॉन्ग वीडियो में टाइम लैप्स होती है, जो कि रिकॉर्डिंग होती है। और हर लड़के की जिंदगी में ना, जब भी सक्सेस होता है उसको
एक दोस्त जरूर होता है उसके साथ में। तो आप जब ये सब कुछ कर रहे थे, कोई दोस्त था जो आपकी एडिटिंग में या रिकॉर्डिंग में या आपको आइडिया देने में आपकी बहुत हेल्प करता था और जो आज भी आपके साथ हो? जी, वो मेरे साथ तो है नहीं, पर उसने ही मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था। मैंने खुद यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, ना इंस्टाग्राम का यूट्यूब चैनल बनाया। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो किसी और, इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट वो भी किसी और ने बनाया था। अच्छा। हाँ, मेरे दो दोस्त हैं, एक इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाने वाला, और एक यूट्यूब बनाने वाला। तो जनरली ऐसा होता है कि लड़कों में उनकी जिंदगी में दोस्तों का बहुत गजब का एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपकी जिंदगी में दोस्तों का किस लेवल का कंट्रीब्यूशन है और आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो फ्रेंड है, हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब ने मतलब किसी किसी ने मुझे कहा था कि आर्ट में जो है करियर है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो मैं मानता हूँ कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी जो है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर अपनी ज्वेलरी बेची मेरे लिए, वो भी मेरे मोबाइल के लिए। उन्हें यकीन था, मतलब दोस्तों को सिर्फ ऐसा था कि बस अच्छी ड्राइंग बनाता है, कि यार तू बढ़िया कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब सही चल रहा है। लेकिन मम्मी ने अपने लिए अपनी ज्वेलरी बेच दी मेरे लिए, तो वो ज्वेलरी मेरे दिमाग में थी हमेशा। 5 साल पहले ज्वेलरी, मतलब 5 साल बाद मैं सक्सेस हुआ था, उससे पहले मम्मी ने ज्वेलरी बेची थी। तो मेरे दिमाग में बैठा होता कि अम्मी ने इतनी महंगी चीज़ जो है बेची है मेरे लिए, तो वो चीज़ मैं अम्मी को कब बना कर दूँ। तो वो हमेशा दिमाग में रहती थी। तो मैं मेहनत करता था अपने आर्ट में। मैंने धीरे धीरे वीडियो बनाना, मतलब कई सारी वीडियो बनाई मैंने, और मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर तो पहले हो चुका था, जिस पर 4 मिलियन व्यूज़ आए थे। फिर मेरा यूट्यूब पर वीडियो वायरल हुआ, जिस पर 12 मिलियन व्यूज़ आए। 12 मिलियन? और उस एक वीडियो से मैं आपको बताऊं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बने मेरे, उस एक वीडियो से। एक वीडियो से 12 मिलियन व्यूज और 1 मिलियन जी, सब्सक्राइबर्स? और ये कौन से ईयर में हुआ? ये हुआ था 2020 के अंदर। ओके। उस टाइम पे एक वीडियो ने मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ला के दिए। 9,000 से 1 मिलियन का सफ़र। वाह, एक झटके में सारा रिकवर हो हाँ, गया, 5 साल का स्ट्रगल। बिल्कुल। और वो नॉर्मल वीडियो थी, ज़्यादा ऐसी नहीं थी। उसमें मैंने कोई, मतलब मैंने बताया था कि मैं हर आर्ट के साथ एक स्टोरी जोड़ता हूँ। मैंने उसके साथ स्टोरी भी नहीं जोड़ी थी। उसमें मैंने डाला था ओनली, उसका टाइटल था 3D आर्ट। उसमें मैंने थोड़े बहुत आर्ट दिखाए थे, और एक ऑडियो लिया था मैंने। उस टाइम पे वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, कई आर्टिस्ट पे वीडियो बना रहे थे, उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर भी थे, उनके भी वीडियोस मिलियनों में जा रहे थे। फिर मैंने वीडियो डाला, मेरा वीडियो उनसे भी आगे पहुंच गया। ये सही है। तो फिर इससे आपकी फिर जितनी भी वो रिक्वायरमेंट थी अर्निंग्स वाली, वो सब पहले ही हो चुकी थी या इस वाली वीडियो के इस बाद में? वीडियो के बाद शुरू हुई इसके थी। बाद अर्निंग शुरू हुई थी? इसके बाद में अर्निंग शुरू हुई। ओके। मेरी जो पहली पेमेंट आई, उससे मैंने सबसे पहले यही चीज़ सोची थी कि मम्मी को वो ज्वेलरी ला के देनी है। वाओ, सच अ नाइस सन। उससे महंगी ज्वेलरी मैंने मम्मी को बना कर दी। कमाल है यार, मतलब ऊपर वाला भी देखता है कि किसी बिल्कुल। बच्चे के लिए उसकी माँ ने कुछ किया तो उस बच्चे हाँ, को इस लायक बनाओ कि वो माँ को वापस दे सके, बिल्कुल। वो भी सूद समेत। हाँ, ग्रेट। तो अगर आप बता सकते हो और बताना चाहो तो उस पहली अर्निंग जो 1 मिलियन फॉलोवर्स ला के दिया और प्लस 12 मिलियन व्यूज ला के दिए, तो वो पहली पेमेंट कितनी आई होगी? पहली पेमेंट आई थी मेरी 8,000 रुपये। अच्छा, वो $100 वाला हाँ, जो क्राइटेरिया मीट $100 वाला? वाला वो तो रहता ही है। ओके। फिर धीरे धीरे जो मेरे चैनल पे जो पुरानी वीडियो अपलोड थी, जिस पे व्यूज़ नहीं थे, अब आने उस लगे? वीडियो की वजह से उस पे आज 34 मिलियन व्यूज, 37, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे व्यूज आने लगे। आपकी खुद की जो जर्नी वाली जो रील है, जो शॉर्ट हाँ, है, जो हाँ जर्नी उसमें वाली जो थर्टी वीडियो फोर है, मिलियन है। वो हाँ। पहले से अपलोड थी। ये ओके। 3D आर्ट वाली जो वीडियो थी ना, हाँ। इसकी बदौलत उस पे भी व्यूज आने लगे थे। वाह। तो फिर उससे आपको कितना फेम मिला? आप जयपुर से हैं, जी, तो उसके बाद में फिर जयपुर के बड़े बड़े जो ये न्यूज़ वाले होते हैं या कोई और संगठन वाले होते हैं, उन्होंने फिर आपको अप्रोच किया, आपका फेम इतना बड़ा हुआ? जी हाँ। तो कैसा रहा वो सफ़र, वो मूवमेंट कैसा था जब आपको रातों रात अचानक इतना मतलब लोग जानने लगे, आपको हाँ, अप्रोच करने लगे? कैसा लग रहा था? बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। अमेजिंग अच्छा, यार। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ प्लीज। ये जो आपने कहा कि न्यूज़ वगैरह पे, मेरा मैंने एक ड्राइंग बनाई थी राजस्थान पत्रिका, जो एक न्यूज़पेपर की। पापा जो है घर पे न्यूज़पेपर लेके आते थे रात के टाइम, वो रात के टाइम अखबार पढ़ते थे। तो मैंने एक न्यूज़पेपर की ड्राइंग बनाई थी राजस्थान पत्रिका की, 3D।
तो पता नहीं राजस्थान पत्रिका वालों ने कैसे देखा, कब देखा, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस पर भी काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आए थे। तो उन्होंने अपने अखबार में डायरेक्ट फ़ोटो छाप दिया मुझे बिना बताए। और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी ड्राइंग जो है अखबार में आने वाली है। सही। ठीक है, मुझे किसी इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था, वो रिक्वेस्ट में ही पड़ा था एक मैसेज कि भाई साहब आपका ना फ़ोटो अखबार में आया हुआ है। उनका मेरा मेरा तो नहीं आ सकता, किसी ड्राइंग वगैरह का ही होगा शायद। तो मैं जल्दी से गया, वो उस तारीख का मैंने फटाफट अखबार ख़रीदा और देखा। मैं वहाँ पर इतना खुश हुआ, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ थी वो अखबार में आना। और क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो बच्चे थे वो पढ़ लिख कर अखबार में आ रहे थे। लोग कहते थे कि यार, मतलब ताने सुनाते थे लोग। होता है ना, ऐसा होता है बिल्कुल। टिपिकल हाँ इंडियन मेंटेलिटी ये होती है कि जब तक इंसान कुछ बन ना जाए तो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ। ये तो तो वो है भाई। स्टडी के थ्रू अखबार में आते थे और मैं अपने आर्ट के थ्रू अखबार में आया। ये भी एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉन्फिडेंस जो होता है हाँ उसको फिर रियल मीनिंग मिलता है लोगों से भी कि जी हाँ ये जी। लड़का जो इतने साल से कर रहा था वो मीनिंगफुल था, हाँ। है, तभी उसको वो वैल्यू आज अखबार में मिली हम्म। है। अगर मैं अब ये पूछूं कि वो जो दिन जब आपकी वो पहली अर्निंग आई और वहां से लेके आज तक कितना आपके मतलब किन किन एरिया से आप इस फील्ड के अंदर एक काबिल इंसान तो है ही, अब आप जी एक वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, 3D आर्टिस्ट में यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च करने से आप टॉप पे हमेशा रहते हैं, तो आपके बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स बने होंगे। जी। हाँ। तो हमें जो देख रहे हैं उनके लिए भी एक लर्निंग लेसन हो सकता है कि इस आर्ट से आप सीखने के बाद आप किस किस तरह के रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हो। तो आपको भी किन किन तरह के रेवेन्यूज से हेल्प मिलती है अर्निंग्स बढ़ाने में? देखिए, एक तो मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाता हूँ, एक तो उसका रेवेन्यू आता है अलग से। और बाकी मैं कमीशन वर्क करता हूँ। कई लोग बनवाते हैं स्केचेस वगैरह बर्थडे पार्टी के लिए, एनिवर्सरी के लिए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी बनवाता है। ये मैं तो अलग से पूछने वाला था, ठीक है। और जो ऐसे स्केचेस बनाता हूँ मैं, और डिज़ाइनिंग वगैरह भी कई लोग कुछ भी चीज़ तैयार करते हैं उसके लिए भी डिज़ाइन बनवाते हैं। ओके, तो मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल हाँ, दोनों ही और सोर्सेज इसमें से आप। एग्जीबिशन भी लगती है, हाँ हाँ। जैसे अपने जवाहर कला केंद्र में। हम्म। और RIC के अंदर भी जो है एग्जीबिशन वगैरह लगती है। वहाँ पे वैसे मैंने अभी तक एग्जीबिशन कहीं नहीं लगाई। ओके। कंपटीशन में तो गया हूँ मैं, कंपटीशन में जीत चुका हूँ कई सारे। एग्जीबिशन वगैरह मैंने कभी नहीं लगाई। ऐसा कौन सा कंपटीशन है जो आपको लगता था कि बहुत मुश्किल है, आपने उसमें अप्लाई किया, गए, फाइट किया और जीता? अभी तक के जीते हुए सारे हाँ, मैं कॉम्पिटिशन्स एक में। कंपटीशन में गया था स्कूल टाइम में। स्कूल वालों की तरफ से कंपटीशन हुआ था। सुरेश शर्मा, अपने जयपुर में लगता है, ओके। सुरेश शर्मा। वहाँ पे कंपटीशन किया था मैंने, वहाँ 1,000 बच्चों में मैं फर्स्ट आया था। ओके, ये कौन सी क्लास की बात होगी? ये थी 10th क्लास की बात थी। एक ना थोड़ा सा एक लाइट सवाल पूछ लेता हूँ हाँ आपसे, बिल्कुल, आप क्योंकि पूछिए। जनरली क्या होता है कि जैसे कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर फेमस होता है ना, या कोई हाँ। इंस्टाग्राम बहुत फेमस होता है, तो लोगों को ना हमेशा उनकी इनकम जानने का बड़ा मन होता है हम्म। कि यार ये कितना कमा लेता होगा। अगर उस इंसान के, अगर वो मतलब क्या कहते हैं ना कि अगर मुझे वो वाला इन्फ्लुएंसर मिल जाए जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और उसके बहुत फॉलोवर्स है, तो एक इच्छा मन में रहती है ना कि यार इनसे पूछो तुम्हारे 5 मिलियन फॉलोवर हैं, 10 मिलियन फॉलोवर्स है, तो तुम कितना कमा लेते हो। तो मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अब आपके यूट्यूब पे करीबन 1.5 मिलियन है और इंस्टाग्राम पे करीबन 2 लाख है, तो अर्निंग आपकी कहाँ पे ज़्यादा होती है? अर्निंग जो होती है सबसे ज़्यादा, वो इंस्टाग्राम से ही होती है। वहाँ 15 लाख और यहाँ 2 लाख, हाँ, फिर भी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अर्निंग है? इंस्टाग्राम पर नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशन, क्योंकि मेरे भरोसे पे कई सारी चीज़ें बिकती है, पेंसिल्स वगैरह। ओके। तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है और यूट्यूब से भी होता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने हमेशा ज़्यादा जो फोकस रखा है वो शॉर्ट कंटेंट पे रखा है, लॉन्ग वीडियोस पे जी बहुत कम रखा है, तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या है? जी, मैं शॉर्ट और रील्स जो है उसी में मैं मतलब एक्सपर्ट हूँ बनाने में। तो मैं उसमें ही मुझे मज़ा आता है। ओके। और जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके चैनल फेमस हो जाते हैं, वो जब बड़े बन जाते हैं, तो वो जिस चीज़ की फील्ड के अंदर होते हैं उसी के कोर्स बना के बेचने लग जाते हैं या फिर उनको सिखाने लग जाते हैं ऑनलाइन ही, जी। यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा एंगेजमेंट लाने के लिए। हाँ तो आपने भी कभी इस तरह का कोई जी। हाँ, कोर्स लॉन्च मैंने किया है? कई सारे लॉन्ग वीडियो में ट्यूटोरियल वगैरह बनाए। कई कई लोगों को सिखाया भी है कि इस तरीके से बनता है। उस पर इतना खास, मतलब इतने खास व्यूज़ नहीं आते उस पर, क्योंकि सीखने वाले बहुत कम होते हैं लोग। सही बात है। देखने वाले, जो देखने वाले ज़्यादा होते हैं। हम्म। क्योंकि कुछ भी कपड़ा अपन पहनते हैं तो वो ये देख कर नहीं पहनते कि ये सिला कैसे है। अपन को डायरेक्ट पसंद आता है, वो डायरेक्ट अपन खरीद लेते हैं। ओके। शॉर्ट वीडियो का भी ऐसा ही सीन है, हम्म। क्योंकि शॉर्ट वीडियो से बहुत कम ही लोग होते हैं जो लॉन्ग वीडियो पे जाते हैं। बिल्कुल।
अगर मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँ, इससे भी मैं चाहता हूँ मतलब ये मेरे ऑडियंस के लिए इससे कुछ मीनिंगफुल निकल गया, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से मतलब तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, जी। लेकिन कोई ऐसा तरीका जो आपको लगता है कि अगर वो तरीके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो किए जाएं तो वो इंसान जो जितना कमा रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा कमा सकता है, मतलब अर्निंग बढ़ाने का कोई टिप्स हो आपके पास में जो आपको आपके एक्सपीरियंस से मिली हो? देखिए, जब भी कोई यूट्यूब चैनल, मतलब कोई इंसान अगर यूट्यूब चैनल बना रहा है, सबसे पहले वो शॉर्ट वीडियो बनाए। सबसे पहली चीज़, शॉर्ट पर अगर अच्छे व्यूज़ आने लग जाए तो वो फिर लॉन्ग वीडियो पर आए। उससे फिर वो अर्निंग्स उससे बढ़ाए। फिर अर्निंग बढ़ सकती है। हाँ, क्योंकि शॉर्ट्स पे थोड़ी कम अर्निंग मिलती है ऐसा है, और लॉन्ग शॉर्ट पे वीडियोस पे बिल्कुल, ज़्यादा। हाँ, शॉर्ट का रेवेन्यू बहुत कम होता है। बिल्कुल। लॉन्ग वीडियो का ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग वीडियो को बनाना बहुत, मतलब इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग टाइम जाता है। लगा। शॉर्ट वीडियो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। बिल्कुल। जनरली अपन ने देखा है कि छोटे बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है, या फिर मैं कहूँ कि पैसे की समझ कम होती है, हम्म। और बहुत कम उम्र में अगर भगवान उसको अच्छा खासा पैसा अगर कमाने का एक सोर्स बना के दे दे, हम्म। तो जनरली बच्चा अपने शौक पूरे करने में लग जाता है, नई नई रेकलेस स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं कि कुछ भी खरीद रहा है। हाँ, हाँ, तो आपने तो अपनी पहली इनकम से क्या किया वो तो आपने बता दिया, अपनी मदर के लिए जो आपने किया जो बहुत ही काबिल तारीफ हाँ। है। लेकिन उसके बाद जो आपने अर्निंग्स की, आपको लगता है कि आपने भी ऐसे ही खर्च की या फिर आपने उसको संजोया, क्या किया उस पैसे का? मेरी जो भी अर्निंग आती थी, मैं उससे अपने ही सामान लेकर आता था, जो भी आर्ट में यूज़ होते थे। महंगे कलर्स भी मैं लेकर आया था, कलर्स वगैरह। मतलब मुझे एक कलर पेंसिल बॉक्स आता है, जो कि आर्टिस्टों की बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आर्टिस्टों के लिए। प्रिज्मा कलर, एक बहुत बड़ी कंपनी है कलर पेंसिल की। ओके। उसका बॉक्स आता है, 72 पेंसिल होती है उसके अंदर। 10,000 रुपये का उसका बॉक्स आता है। अभी कुछ दिन पहले वो 7,000 का था। उसकी रेट मतलब बढ़ती रहती है। अच्छा। तो वो चीज़ भी मैंने खरीदी। मतलब मैं सारी चीज़ें, जितना भी रिवेन्यू आता था उससे मैं अपनी ही चीज़ें लेकर आता था। लेकिन सारी काम की चीजें लेके सारी आते काम थे, की मैंने। फिजूल खर्ची अपना नहीं की? पीसी बनवाया था। ओके। अपना पीसी भी उससे उसी रेवेन्यू से बनवाया, क्योंकि पापा ने मुझे कंप्यूटर दिलाकर दिया नहीं था, इसलिए तो तो। पापा अब कन्विंस्ड हैं आपके इस टैलेंट से बिल्कुल, कि हाँ, अब तो पापा। इसमें कैरियर बना? अब बिल्कुल पापा यूँ कहते हैं कि अब हाँ, चलो अभी इसी में ही 1.5 मिलियन जल्दी। का जादू ऐसा आप हाँ, है, पापा के सिर क्योंकि पे भी चढ़ गया। बाहर कई पापा को अनजान लोग मिलते हैं। हाँ। तो कई, मतलब बातों बातों में उनको पूछ लेते हैं कि आपका कोई बेटा है, क्या नाम है। हाँ, होती है ऐसे बातें अक्सर। बिल्कुल होती है। अब हाँ, कितने कि बच्चे आपके हैं, क्या बेटे का कर नाम। रहे हैं? पापा बताते हैं कि मेरा बेटा है, इसका फला नाम है, राहिल नाम है इसका। हाँ। तो वो सोचने लगे ये वो राहिल तो नहीं है कि वो जो ड्राइंग वगैरह बनाता है। तो हम्म। पापा को भी कई लोग बोलते कि आपका बच्चा ये कर रहा है यार, आपका बच्चा फेमस हो गया। पापा बाहर से सुनते थे, फिर घर आके बताते थे। अच्छा, कई दिन तक तो नहीं बताया होगा ना कि जिसको मैंने मना किया उसको मैं जा हाँ। कैसे बोलूं कि तेरी तारीफ सुननी मिल रही है। पापा बस। लेकिन चलो, ऑसम, ये भी सही है। एक सवाल है मेरा कि बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि किसी ना किसी गलती की वजह से या कई बार बिना गलती की वजह से भी लोगों के यूट्यूब चैनल उड़ जाते हैं, जी। कभी किसी का इंस्टाग्राम चैनल जो है सस्पेंड हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ घटना घटी? जी, मेरे सिर्फ अभी तक कॉपीराइट्स वगैरह ही आए। ओके। जब मैंने चैनल बनाया था, तो मैंने गलतियाँ बहुत सारी करी है मैंने इसके अंदर। मैंने कहीं मुझे पता नहीं था कि साउंड लेने से किसी का कॉपीराइट आ जाता है। हम्म। मैंने मैंने यूट्यूब ऐसे बनाया था कि बस मुझे लोगों को दिखाना था अपना आर्ट। बस इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। मुझे पैसों से मतलब तो नहीं था। मतलब ऐसा था कि बस लोग मेरे आर्ट को देखें और समझें। और फिर ये जर्नी तो अपने आप ही बन फिर गई। जर्नी अपना आप बनना शुरू हो गई। तो इससे मतलब मैं जो समझना चाह रहा था कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में है ही नहीं। तो अगर कल को यूट्यूब चैनल पे कोई इश्यू आ जाए, लेट्स से कि चैनल ही अगर उड़ जाए, तो आपका कोई बैकअप प्लान है? जी, पहली चीज़ तो मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी चैनल पर लगा रखी है। अच्छा। कई सारी सिक्योरिटी है। नहीं, अगर यूट्यूब ही अगर किसी गलती अगर से यूट्यूब, चैनल उड़ा दे तो? नहीं, ऐसी गलती मैंने कभी करी नहीं है ऐसी। हालांकि कॉपीराइट्स आए, मैं कॉपीराइट से लड़ा भी। मैंने वीडियोस भी कई सारी डिलीट भी करी। ओके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। तो कोई बैकअप प्लान आगे बनाने का प्लान है कि हाँ अगर कल को अगर यूट्यूब अगर चल जाता है? अगर किसी वजह से चल जाता तो मैं पहले इस चीज़ तो कोशिश करूंगा उसे लाने की वापस। हम्म। हालांकि मैं पूरा निर्भर यूट्यूब पे बिल्कुल निर्भर नहीं हूँ। आपके। मैं फिजिकल तरीके से जो काम होते हैं, हम्म। कमीशन वर्क वगैरह, इसमें भी काफ़ी अच्छा मैं कर सकता हूँ। कंपटीशन में जा सकता हूँ, एग्जीबिशन लगा सकता हूँ, आर्ट गैलरी में अपना आर्ट शो कर सकता हूँ। करेक्ट। तो वहाँ से भी, हर जगह से, मतलब आर्ट से मैं कहीं भी खड़ा होकर पैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि इंटरनेट के भरोसे मैं
नहीं हूँ, नहीं हो, आपके पास तो आपके हाथ की कलम वो बिल्कुल, है, कमाल है। क्योंकि आर्ट कभी मरता नहीं है। बिल्कुल। तो आपसे ना एक आपकी आपकी जर्नी तो एक आपकी जगह है ही है, जी, लेकिन उस जर्नी के अंदर की एक छोटी जर्नी के बारे में समझ आता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में कहा था कि जिन लोगों को सोशल मीडिया की ग्रोथ को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि सोशल मीडिया में कैसे ग्रोथ लाई जाती है, जी, उसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि आपको अब यूट्यूब चैनल यूज़ करते हुए कई साल ही हो गए, 2019 में आपने अपना फ़ोन लिया, तब से जी, लेकर हाँ, 2025 6 साल तो मिनिमम आपको रेगुलर पोस्टिंग जी, करते हो ही बिल्कुल, गए, हाँ, और आपने तो इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी गैदर हाँ, किए हाँ, हैं। बिल्कुल। तो इस 6 साल के इस अपने पोस्टिंग एक्सपीरियंस में आपने यूट्यूब को बदलते हुए देखा होगा, कभी कुछ बदला, कभी कुछ बदला। हुँ। तो ऐसे कोई बहुत बड़े 3-4 चेंजेस आप बता सकते हो जिनके बारे में लोग आगे अगर वो खुद चैनल चलाते हैं तो वो अवेयर रहें कि यूट्यूब कैसे बदल गया 6 सालों में? तो मैंने अपने चैनल पर कई सारा एक्सपेरिमेंट किए। मैं नॉर्मल वीडियो डालता था, सिर्फ टाइटल, मैं डिस्क्रिप्शन भी नहीं बनाता था स्टार्टिंग में, कुछ नहीं पता था मुझे यूट्यूब के बारे में, सिर्फ टाइटल बनाकर अपलोड किया करता था। जो भी मैं बनाता था, जैसे हाइपर रियलिस्टिक हैंडमेड ड्राइंग, क्योंकि मैं हाथों से ही बनाता हूँ, तो नॉर्मल तरीके से वीडियो अपलोड करता था। तो मैंने कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी जो यूट्यूब स्किल देते हैं, बताते हैं कि ऐसा हैशटैग यूज़ किया जाए, ऐसे हैशटैग, लेकिन वो आर्ट से रिलेटेड कुछ नहीं बताते थे कि आर्ट में कौन सा हैशटैग यूज़ होगा, हुँ। कौन से कीवर्ड्स लगेंगे, कैसा टाइटल होगा, कैसा थंबनेल होगा। तो मैंने 2017, जो 2017 के अंदर मेरे हाथ में यूट्यूब आया, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं लोगों के मोबाइल से ही जो है देखता रहता था आर्ट वीडियो। तो मैंने उसके अंदर कई सारी चीज़ देखी, उनके हैशटैग कॉपी किए, बुक्स में लिखा। तो मैंने वैसे की वैसे उन्हें कॉपी किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ें काम नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरे मुझसे जो है गलती हो रही है। तो मैंने अपना ही दिमाग लगाया, अपने ही तरीके से टाइटल डाले, अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई, हैशटैग बनाए, और मैं हैशटैग इस तरीके से बनाता था कि मैं अपनी सोसाइटी में आता था, अलग अलग लोगों से मोबाइल लेता था, वहाँ सर्च करता था लोगों की अलग अलग कीवर्ड, किसी में 3D आर्ट, किसी में 3D ड्राइंग। तो मैं वहाँ देखता था कि सबसे टॉप पर वीडियो कौन सा आ रहा है, तो मैं उसी से रिलेटेड टाइटल लेता था और खुद का एक टाइटल बनाता था, फिर अपलोड करता था, फिर वहाँ से जो है व्यूज़ वगैरह आते थे। एक्सपेरिमेंट तो मैंने कई सारे, मतलब मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं मैंने। वो तो है यार, अगर आदमी 5 साल तक अगर सिर्फ 9,000 फॉलोवर पे है, तो वो इंसान एक्सपेरिमेंट तो करता ही रहता हाँ। होगा। लेकिन जब ये सक्सेस मिल गई आपको, हम्म। उसके बाद में फिर कितने एक्सपेरिमेंट किए? या उसके फिर बाद कि नहीं, मैंने नहीं बस कोई अब ये नहीं। सही है, इसको नहीं हिलाऊँगा? अब एक्सपेरिमेंट, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ अब, और हैशटैग लगाता हूँ और वीडियो अपलोड। हैशटैग कहाँ से निकालते हो? हैशटैग मैं खुद ही बनाता हूँ। खुद ही बनाते हो? जी। किसी दूसरे की कोई हाँ, कॉपी-वॉपी कुछ नहीं नहीं, यूज़ कुछ नहीं। करते? ठीक है। हैशटैग मैं खुद ही बनाता हूँ, लोगों हुँ। से, मतलब लोगों के मोबाइल लेता हूँ, वहाँ से देखता हूँ। तो आपने बताया कि 9,000 तक सब्सक्राइबर पहुँचने में आपको 5 साल लगे। जी, फिर वहाँ से सिल्वर बटन और फिर उसके बाद वाला गोल्ड बटन। जी, ये 3 माइलस्टोन्स के बारे में बताएँ, आपको कितना-कितना टाइम लगा? जी। पहले तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, ठीक है। वो कितने टाइम में हुए? जब वो मैंने बताया था आपको 12 मिलियन व्यूज़ आए थे, हाँ, हाँ। उस पर जब कम से कम 4 मिलियन जब व्यूज़ हुए थे उस पर स्टार्टिंग में, हाँ। बढ़ रहे थे व्यूज़ उस टाइम पे, तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, चैनल मोनेटाइज हो चुका था। तो हैंड टू हैंड वहाँ से मैसेज आया प्ले बटन का, फिर मैंने वहाँ पर फॉर्म भरा, फिर थोड़े दिन में यूट्यूब यूट्यूब प्ले बटन आ गया 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद। फिर वहाँ से मेरी जो पुरानी वीडियो थी ना, जिस पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं थे, उस पे व्यूज़ आने लगे, 12 मिलियन से भी ज़्यादा उस पे व्यूज़ आने लगे, किसी पे 22 मिलियन, किसी पे 20 मिलियन। जो पुरानी वीडियो थी, जो जिन्हें 4-4 साल हो चुके थे वीडियो को रखे रखे, पुराना उन पे खजाना। सिर्फ, हाँ, पुराना खजाना। तो उस पे व्यूज़ अटके हुए थे, कम से कम 10-20 हज़ार व्यूज़ अटके हुए थे, तो वो भी मिलियंस में जाने लगी। हालांकि उसमें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था, हुँ। उसमें सिर्फ मेरा आर्ट था, मेरी एक स्टोरी थी, फिर वो भी वायरल होने लगे, ऐसा हुआ। तो फिर 100 के से 1 मिलियन उसमें हाँ, कितना टाइम लगा? वो जो पुरानी वीडियोस थी ना, वो वायरल वायरल होती थी, वैसे ही मेरे हर दिन कोई ना कोई जुड़ता था, हर दिन सब्सक्राइबर बढ़ते थे, 1-1 हज़ार ऐसे सब्सक्राइबर, मतलब ये मान लो आप, 4 महीने के अंदर ना मेरे पास वो गोल्डन भी आ गया 4 महीने के अंदर था। जी, 1 लाख से 10 लाख। हाँ। वाह! ऐसी खतरनाक सक्सेस, तो मतलब उस वक़्त ज़मीन पे पाँव रह पा रहे थे? रात को नींद आ जाती थी? रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी, ऐसा बस। बार-बार मन करता होगा देख लूँ, अरे कितने हज़ार आ गए। बिल्कुल, हाँ, वाइट स्टूडियो को मैं बार बार ओपन किया करता था, बार बार, कभी हाँ, कभी मैं आर्ट के बारे में हर जगह सोचता हूँ, कहीं भी जाता हूँ हमेशा मुझे आर्ट, हर चीज़ में आर्ट दिखाई देता है। आपकी स्टोरी में
बहुत अमेजिंग टर्निंग पॉइंट्स लगे मेरे को। जी 2019 में आपकी मम्मी ने अपनी एक मतलब ज्वेलरी बेच के आपको मोबाइल दिलाया, जी तब आपने सिर्फ उसके बाद आपने फ़ोन लिया, यूट्यूब चैनल बनाया, जर्नी शुरू की। 5 साल लगे पहला वो माइलस्टोन टर्निंग पॉइंट आने में। जी। आज आप 1.5 मिलियन फॉलोवर पे बैठे हो। अब तो आपके पास पैसा भी है, सब हाँ कुछ है। बिल्कुल है। तो जिस लड़के ने उस फ़ोन से लाइफ अपनी शुरू की या मैं कहूँ जर्नी शुरू की, जी आज 1.5 मिलियन फॉलोवर होने पे अब आप शूटिंग किससे करते हो? जी। मैं आज भी अभी उसी मोबाइल से शूटिंग करता हूँ। उसी से मोबाइल से शूट कर रहे हो जी और उससे आप 1.5 मिलियन तक जी पहुंच चुके बिल्कुल। हो। और मैं अभी भी उसी से मतलब अभी भी मैं आया हूँ घर से आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं मोबाइल वहाँ जो है वो स्टैंड पे वैसे के वैसे लगा हुआ है। अगर मेरे पास तो 1.5 मिलियन फॉलो हो जाए तो पता नहीं सबसे पहले जाके मैं भी जो लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स आया हो तो वही लेता। मैं मानता हूँ कि मोबाइल से भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर मोबाइल का सही तरीके से यूज़ किया जाए। और एडिटिंग के लिए क्या यूज करते हो आप? स्टार्टिंग में तो मैं मोबाइल से एडिटिंग करता था। हाँ। फिर मैंने फिर पीसी लिया। फिर मैं पीसी से स्टार्टिंग करा। वहाँ से भी मैंने कई एडिटिंग मेरी एडिटिंग स्किल जो है मोबाइल से ही मैंने सब कुछ सीख लिया था। ओके, तो कौन सा फिर सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? मैं कैपकट वगैरह यूज़ करता हूँ। कैपकट, वीएन, काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर। ओके। जो नॉर्मल जो ऐप होते हैं ना, क्योंकि मैं बड़े ऐप यूज़ नहीं करता जैसे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट। हाँ। इसका जो है मैंने अभी मतलब हम दो दोस्त हैं, उन्होंने कोर्स लिया है, हमने अभी अच्छा, 2000 रुपये का कोर्स खरीदा है अभी आप प्रीमियर प्रो का। आप स्किल वाला से फ्री में ही कर सकते हो। अच्छा। स्किल वाला डॉट तो कॉम पे जाना आप। अच्छा, आप एडिटिंग एडिटिंग सिखाते हो आप? हाँ। अच्छा। वो भी फ्री में, 2,000 रुपये भी नहीं लगेंगे। अच्छा, फ्री में सिखाते हो हाँ, आप? पूरा का पूरा अडोबी सूट फ्री में सिखाते हैं। अच्छा फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर और अच्छा एनिमेट, पूरे 500 सॉफ्टवेयर फ्री में सिखाते हैं। अच्छा। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करनी हो तो आप हमारे यहाँ ऑफिस में आकर भी हैंड्स ऑन भी कर सकते हो हमारे एडिटर्स के साथ में बैठ के। तो वेरी गुड। लेकिन कमाल की बात यह है, हम लोगों के लिए सीखने की बात है कि हम लोग बहाने बना लेते हैं कि जब मेरे पास महंगा कैमरा होगा तभी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास महंगे मोबाइल होगा तो ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे एडोबी सूट और इस तरह की एडिटिंग टूल्स आती होंगी तो ही मैं कर सकता हूँ। आप राहिल से सीखिए कि 2019 के फ़ोन से आज 1.5 मिलियन फॉलोवर्स होने के बाद भी उसी से मैनेज करते हैं, खुद ही एडिटिंग करते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी टूल्स लेके नहीं, बेसिक मार्केट में फ्रीली अवेलेबल टूल से जी एडिटिंग करते हैं, शूट करते हैं, अपने आइडियाज़ खुद मैनेज करते हैं और आज इतने कामयाब हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। आई रियली लव्ड इट। थैंक यू। अब यहाँ से अपन बढ़ते हैं, कुछ इंसाइट्स जानने की कोशिश करते हैं आपसे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना खुल के बता सकें वैसा बताने की कोशिश करें। जी ठीक है? शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग वीडियोस, जी। शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग वीडियोस, इनमें से कौन सा ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है चैनल की जल्दी ग्रोथ के लिए? देखिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा शॉर्ट वीडियो सबसे ज़्यादा पावरफुल। इसी से मतलब जो है चैनल की ग्रोथ होती है शॉर्ट वीडियो से ही। क्योंकि शॉर्ट वीडियो जब देखेंगे वहाँ से सब्सक्राइबर गेन होंगे। फिर वहीं से जो है कुछ सब्सक्राइबर, कम से कम पूरे नहीं तो आधे सब्सक्राइबर तो आपकी वीडियो में आएंगे। आज के टाइम में जो बिगिनर्स होते हैं जी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में या इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर के रूप में, वो सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाते? सबसे बड़ी गलती करते हैं वो चीज़ों को कॉपी करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। हमें कॉपी तो करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से। जैसे? जैसे कोई मतलब मेरे आर्ट से ले लेते हैं। बिल्कुल। कोई जैसे आर्ट बना रहा है, ठीक है, नॉर्मल आर्ट, और अपन ने भी वैसा आर्ट बना दिया लेकिन अपन ने उसके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जोड़ दी अलग अपनी इमेजिनेशन से, तो वो चीज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ज़्यादा पसंद हो जाएगी। जी एक आपकी फील्ड के एक बहुत बड़े नाम है सौरभ जोशी, जी जिन्होंने भी कहीं ना कहीं कैरियर जो है सेम एज एन आर्टिस्ट शुरू किया, स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वही कंटेंट बनाया, जी बहुत फेम हासिल किया, बहुत फेमस बने, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने, जी आज वो व्लॉगिंग की दुनिया में जा चुके हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सेम प्लान है या कुछ और प्लान्स हैं? आप अपने प्लान्स बताएं। जी मुझे लगता है कि सौरभ जोशी ने आर्ट छोड़कर आर्ट छोड़कर ये साबित किया है कि आर्ट में कोई करियर नहीं है, पहली चीज़। ओके। क्योंकि उन्होंने पहले आर्ट चैनल बनाया फिर एकदम से व्लॉगिंग में जाना, ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे भी। क्योंकि मैं उनके आर्ट वीडियोस भी देखता था उस टाइम पर। मैंने कई आर्टिस्टों की वीडियो देखी। और ये जो कॉपी वाली बात मैंने आपको बताई है, एक आर्टिस्ट है, इटालियन आर्टिस्ट जिनका नाम है मार्सेलो। वो 3D ड्राइंग बनाते थे, मतलब बनाते हैं 3D ड्राइंग।
तो मैंने उनकी ड्राइंग देखी थी 2018 के अंदर, मेरी पहली नज़र पड़ी थी। मैं उस टाइम पे नॉर्मल स्केच बनाता था ऐसे ही, 3D आर्ट ही बनाता था, लेकिन दूसरों के देख के, खुद का कुछ नहीं था। तो मैंने उनका आर्ट देखा, उनके आर्ट ऐसे थे मतलब कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, ऐसा लगता था जैसे शीट से बाहर निकल के आ रहे हो। तो मैंने उनकी कॉपी करी, लेकिन स्मार्ट तरीके से, इंस्पायर हो गया था मैं उनसे। मैंने अपना एक आर्ट बनाया, कई सारी चीज़ ड्रॉ करी मैंने। तो इस बारे में भी आप मुझे थोड़ा समझाई दो ना कि एक नॉर्मल आर्ट करते हैं और एक 3D आर्ट करते हैं। आपके जो बहुत सारी आर्ट्स हैं जिसमें आपने लेस के बनाए हैं, बिस्किट्स बनाए हैं, हेडफोन्स बनाए हैं, वो ऐसे लगता है जैसे पेपर के एकदम बिल्कुल बाहर ही आ रखे हैं। ठीक है, 3D आर्ट हमें भी समझ में आती है, लेकिन उसमें वो जो आप करते हैं काम, उसको आप इतना ज़बरदस्त कैसे बना देते हैं? मैं जो ड्राइंग बनाता हूँ, वो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्ट डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या बनाना है। जैसे मैंने जो आप बता रहे हैं हेडफोन्स, तो मैंने क्या किया, मैं पहले मोबाइल वाली शॉप पे गया, मोबाइल की शॉप पर, वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे एक हेडफोन चाहिए, मुझे इसका ड्राइंग बनाना है। मोबाइल वाले को लग रहा था कि ये हेडफोन खरीदना है। मैंने बोला दरअसल मैं एक 3D ड्राइंग बनाता हूँ, मुझे हेडफोन चाहिए, मैं ड्राइंग बनाकर आपको वापस दे दूंगा, मेरे किस काम के हेडफोन्स। तो मैं क्या करता हूँ उसके अंदर, सिंपल सिंपल सा एक वो है, शीट रखता हूँ मैं, ग्रे कलर की शीट मेरी होती है, क्योंकि ग्रे सरफेस जो होता है वो हाईलाइट को, हाईलाइट की जो पावर होती है वो ज़्यादा बूस्ट कर देता है। ओके। ठीक है, मैं शीट रखता हूँ, फिर हेडफोन को रखता हूँ, फिर मैं उसका एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसकी शेडो, हाईलाइट, कोर शेडो, डेप्थ, सारी चीज़ें देखकर इसका स्केच तैयार करता हूँ साइड में। बिल्कुल सेम तरीके से मैं स्केच बनाता हूँ बिल्कुल। स्केचिंग में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। स्केच रेडी होने के बाद मैं वाटर कलर का यूज़ करता हूँ, फिर वाटर कलर के ऊपर कलर पेंसिल का, फिर कलर पेंसिल के ऊपर स्केच पेन का, जो कि उसमें भी वाटर वाटर रहता है अंदर। फिर जो हाईलाइटेड एरियाज होते हैं उसको मैं वाइट कलर से, वाइट कलर डालता हूँ उसके अंदर, एक्रेलिक वाइट कलर, फिर उससे वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सीट के बाहर आ रही है। ओह, ये जादू है इस चीज़ का। हाँ, ये जादू है। तो इस पूरे टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? इस पूरे प्रोसेस में लगता है कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इंस्टाग्राम पे 2 लाख तक का आपका सफर तो है। जी। तो आपको इस सफर में कोई ऐसी ट्रिक पता चली है जो आपको लगता है कि बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी और इस ट्रिक को यूज करके मुझे बहुत फायदा होता है, अगर हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाए तो उनको भी बहुत फायदा हो जाए? जी, ट्रिक तो ये है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, पहली चीज़ इसमें है सब कुछ, मतलब जो टैलेंट जो है मेरा, वो वैसे ही इतना हार्ड है कि लोग वैसे ही अट्रैक्शन आ जाता है लोगों को देखने में ही, यार ये कुछ तो मतलब है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रेंडिंग ऑडियो, कुछ हैशटैग्स है, जैसे रील्स वाले हैशटैग रील्स, रील करो फील करो, बस नॉर्मल चीज़ है। मेन चीज़ तो आर्ट ही है। अच्छा, मतलब कोर पे फोकस करना है, बाकी कोई ट्रिक नहीं है नहीं, शॉर्टकट की। कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ गोल्स पे फोकस। ठीक है। एक बात और कहते हैं कई बार सोशल मीडिया पे भी इस तरह की रील्स बनती हैं और मीम्स भी बनती हैं कि जब कोई इंसान बहुत कामयाब हो जाता है तो उसके जो पुराने दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, रिलेटिव्स भी कोई जलन के मारे से ही या हाँ कोई किसी बिल्कुल भाई। कारण से उस इंसान से दूर होते चले जाते हैं। जी। तो क्या आपका भी ये मानना है कि सक्सेस के बाद में लोनलीनेस आपकी ज़िंदगी में आ जाती है? हाँ, सक्सेस के बाद में कई लोग दूर भी हुए मुझसे, जो जो आप बता रहे हो। ज़्यादातर तो उसमें रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार एक अजीब ही चीज़ है, रिश्तेदार अगर देखा जाए। ये बात तो सही है। आदमी कोई कहीं से भी हो, किसी भी देश का हो, ये हाँ, प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है रिश्तेदार वाली। उनके झेला नहीं जाता ये हाँ, चीज़ ये चीज़ कि झेलनी नहीं इतनी आती। फेम, इतनी कुछ सक्सेस। रिश्तेदार होते हैं जो अपनी, अपने आप जो आप करना चाहते हो उसको महत्व देते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बस अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने सबसे एक्साइटिंग, जैसे आपको शॉर्ट्स पसंद है, रील्स पसंद है, तो ऐसे ही आजकल दुनिया में रैपिड फायर क्वेश्चंस का बहुत जमाना है। बिल्कुल। तो हमने भी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रेडी किए हैं आपके लिए। तो इसमें जो कैच है वो इतना ही है कि या तो आपको एक वर्ड में या एक लाइन में कोशिश करनी है जवाब देने की। इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके देना चाहो तो नहीं दे सकते, दे सकते हो, बट थोड़ा। हमें ट्राई करना है कि हाँ हम एक वर्ड या एक लाइन में इसका जवाब दे हाँ सके। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है मेरा, आपका फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट कौन है आपकी फील्ड का? जी, मैंने इंडियन आर्टिस्ट एक है, मैंने उन्हें फॉलो भी कर रखा है, जिनका नाम है अनुभव। अनुभव। जी, वो इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, ओके। आप देख सकते हो, मैंने उन्हें फॉलो भी कर रखा है। नाइस। इंडिया के सिर्फ 2 आर्टिस्टों को मैंने फॉलो कर रखा है, एक तो अनुभव और एक एकम आर्ट। अच्छा, एकम आर्टिस्ट तो फेमस है। जी,
नहीं, एकम आर्ट बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, कर रहे मेहनत अभी है, हम्म। कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करते हैं art अच्छा। की। हाँ, ओके। ये 2 आर्टिस्ट मेरे फेवरेट है कूल। इंडिया में। हाँ, इंडिया का ही पूछा। बाकी मेरा फेवरेट आर्टिस्ट वही है, इटालियन आर्टिस्ट मार्सिलो। मार्सेलो। ओके। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैंने मार्सेलो की ड्राइंग मम्मी को दिखाई थी, तो मैंने कहा था कि मम्मी देखो ये मार्सेलो है। मम्मी ने कहा था कि बेटा एक दिन इनका भी मैसेज आएगा तुम्हारे पास, चाहे इनके इतने फॉलोवर्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका मैसेज तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। तो इटालियन आर्टिस्ट, और इंडिया में उनका मैसेज आया मेरे पास। आया उनका जी, मैसेज सच में? उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहो, वाओ। और वो मेरी ड्राइंग्स को लाइक भी करते यार ये गजब का कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि आपने जिस इंसान से इंस्पिरेशन ली, हैं। जी जिसकी वजह से आप पूरी 3D आर्ट के अंदर गए, जी। वो इंसान आपको कुछ सालों बाद आके ये बोलता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप करते रहो। हाँ, ये तो बहुत अमेजिंग चीज थी यार। और हाँ। ये ना डार्क साइड वाले, हाँ। डार्क साइड एक गाना सुना होगा आपने, 2 बहन है वो अमेरिकन, अच्छा। उनका भी वो आया था मेरे पास, उनके वीडियो में उनका साउंड लिया था मैंने और वायरल हुआ था मेरा वीडियो, हाँ। उनका ही मैसेज आया था। हमने बहुत बार देखा है कि लड़कियों को जैसे ना सिंगर्स बहुत पसंद होते हैं, आर्टिस्ट बहुत पसंद होते हैं। हाँ, तो आप भी डेफिनेटली जयपुर के, राजस्थान के बहुत अच्छे फेमस आर्टिस्ट जी। हो चुके हैं। तो क्या आपके पास लड़कियों के प्रपोजल्स आ रहे हैं? लड़कियां जो है वो आर्ट को बहुत पसंद करती है, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं। आर्टिस्ट को नहीं। ठीक। क्योंकि वो आर्टिस्ट को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसका दिमाग जो है, एक आर्टिस्ट का दिमाग आर्ट में ही रहता है हमेशा, तो फिर वो ठीक, तो पसंद तो आर्टिस्ट को करेंगी हाँ। नहीं, पसंद तो आर्ट को करेंगी और आर्टिस्ट को नहीं आर्टिस्ट को करेंगी। बिल्कुल पसंद नहीं करती। मतलब आप इस फील्ड से, तो शायद आप जरूर जानते होंगे कि यूके से एक क्या बोलते हैं, यूके में एक चैनल फेमस हुआ था आर्ट अटैक, जी, और एक मैगजीन फेमस हुई थी मैड। बैड। तो जब आप बचपन में जब थे और इस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो आपको इन दोनों में से ज्यादा क्या पसंद आता था? मैं आर्ट अटैक बहुत देखता था, आर्ट अटैक में वो कई सारी चीजें बनाते थे वो, आर्ट अटैक का तो मैं बहुत बड़ा फैन था बचपन में। कि ऐसा कोई फेमस यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर है आपकी ही फील्ड से मिलता जुलता, उसके वर्क को देखने के बाद कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इससे बेटर तो मैं ही बना देता? जी हाँ, बहुत सारे, क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक में पहली रैंक मेरी बनी थी गूगल पर। गूगल पे तो आपको तो अधिकार भी है कि हाँ, बिल्कुल आई एम द अधिकार है, बेटर पर्सन। बिल्कुल। ओके। तो कोई ऐसा है जो उसको मतलब बिल्कुल ही आपको लगता है कि यार इस फील्ड का बिल्कुल ही बिगिनर है यार, बट उसको हाइप इतनी ज्यादा मिल रखी है, ऐसा कोई आर्टिस्ट? हाँ, कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पर, कई आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिस्ट अगर आप सर्च करोगे। ओके। कोई ऐसा चैनल जो आपको नाम लेना चाहो कि हाँ ये ऐसा है? कई सारे चैनल, अगर चैनल का नाम लिया जाए तो वो बुरा मान बुरा जाएंगे। मान जाए। ठीक है, नहीं हम नहीं मानने देंगे बुरा। बिल्कुल। हाँ, जैसे हर इंसान का ना कोई सेलिब्रिटी बहुत तो पसंद का होता है, या कोई किरदार ऐसा होता है जो इंसान को बहुत पसंद होता है। जैसे किसी को गब्बर पसंद था, तो हर इंसान के मन में या दिल में किसी ना किसी के प्रति बहुत प्यार होता है, जी राइट? वो कोई एक क्रिकेटर हो सकता है, वो कोई मूवीज का सेलिब्रिटी हो जी, सकता हाँ, है, या फिर किसी मूवी के अंदर एक निभाया हुआ पर्टिकुलर रोल हो सकता है, जैसे पुष्पा, है ना, हाँ। गब्बर, इस तरह के। तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई इंसान आपके मन में है जिसका आप एक बहुत जबरदस्त स्केच तो बनाना चाहते हो, प्लान भी है लेकिन अभी तक बनाया नहीं है? जी, एसआर के, SRK का बनाना क्योंकि है? अभी इस टाइम पे बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, अभी उनका बर्थडे भी गया था। अच्छा। एसआरके का ड्राइंग बनाओ, एक कमेंट ये भी आई थी कि एसआरके का ड्राइंग बनाओ नहीं तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। मैंने फौरन उनको कमेंट करी कि पहले सबसे पहले आप खाना खा लेना, क्योंकि मैं बना लूंगा एसआरके बना का। दूंगा, लेकिन अभी पेंडिंग है। पेंडिंग है, हो सकता है अगला वीडियो। अच्छा, अगला वीडियो हाँ, SRK का आ रहा, मतलब SRK तैयारी चालू है कहीं ना तैयारी कहीं। चालू है। ओके। और अगर इन फेमस लोगों को हटा दें, जी कोई जरूरी नहीं वो इंसान फेमस हो, लेकिन आपको कोई इंसान जो बहुत पसंद हो जिसका आप स्केच बनाना चाहते हो? जी, मेरी मम्मी है। मम्मी का बनाना जी, अभी मैंने बाकी है? बिल्कुल बना रखा है स्केच, अच्छा, बना रखा है। कई बार मैंने मम्मी का स्केच बनाया। तो उनकी कोई रील बना के अभी तक नहीं डाली है? नहीं नहीं। ओके, प्लान है फ्यूचर में डालने का? हाँ बिल्कुल। कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स पे? 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो। अच्छा, 10 मिलियन पे मम्मी की भी स्केच आने वाली मम्मी है। को मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे दिखाना नाइस। कि मेरी सक्सेस का हाथ सिर्फ मेरी मम्मी है। एंड आई विश कि ये वाला देखने के बाद में जितने भी लोग देखें, वो वहाँ जाके आपके आर्ट वर्क को देखें और जी बिल्कुल। पसंद करेंगे ही करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हाँ और उसके बाद फॉलो भी जरूर करें आपको, ताकि आपके 10 मिलियन का जो सफ़र है वो जल्दी पूरा हो। जी बिल्कुल। एक बात तो सच है जो कोई नहीं झुठला सकता, कि जब फेम आता है तो उसके साथ में क्रिटिसिज्म भी आता है। तो कई बार होता है आपके कमेंट्स में या आपके आसपास कहीं सर्किल में आपको क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है? हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कमेंट अजीब अजीब कमेंट करते हैं,
और अजीब अजीब मतलब टांग खींचने वाले जो लोग होते हैं पीछे, वो देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, तो मतलब जलन करते हैं वो दिल में, कहीं ना कहीं उनकी जलन है। वो अपने सामने तो अच्छी बात करते हैं, फिर पीठ पीछे जलन रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितना फेमस हो रहे हैं उसमें क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है या अप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ रहा है? क्रिटिसिज्म ज्यादा बढ़ रहा है जी। क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, फिर इसी ठीक। चीज से मैं फेमस भी हो रहा हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ क्योंकि जब कोई आदमी, चार लोग अगर क्रिटिसाइज करने आते हैं तो बाकी लोग देखने भी आते हैं कि क्यों किया जा रहा है। हाँ और जब अगर वो जेन्युइन लोग हैं, उनको काम अच्छा लग रहा है, तो आपको उल्टा ये है कि आपको अच्छे फॉलोवर ज़्यादा ही मिलेंगे। हाँ ये तो होगा ही होगा। जी बिल्कुल। आपकी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इटालियन आर्टिस्ट मार्सेलो, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। तो वहीं से मैंने फिर देखा कि अब तो यही सब कुछ है आर्ट। तो आपके कितने मिलियन फॉलोवर्स होने पे वो कॉम्प्लीमेंट आया था? मेरे सब्सक्राइबर वो इंस्टाग्राम पर आया था मैसेज। अच्छा। उसमें मेरे सब्सक्राइबर जो वीडियो वायरल हुआ था पहला पहला, उस पर 45 के फॉलोवर्स आ गए थे, उस टाइम पे ही मैसेज आ गया। सबसे गलत बोलूं या सबसे गंदा बोलूं या सबसे दिल दुखा देने वाला कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज भी लगता है कि यार ये गलत कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए? एक लड़का था, हमारी सोसाइटी में रहता है वो, पड़ोसी है मेरा, वैसे दोस्त है नॉर्मल। तो उसने कहा था कि आर्ट में कोई करियर नहीं है, तू यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, तेरा आर्ट वार्ट सब। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उस टाइम पे मेरी एज थी 17 साल, और वो मुझसे बड़ा था, लेकिन उसको सोचना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आर्ट मेरे लिए सब कुछ था। तो उसने बहुत गलत बोला, मुझे बहुत बुरा लगा था उसी लिए। और आज उसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और और मुझे फॉलो भी करता है, लाइक भी करता है, कमेंट भी करता है। तो वो जो दिन था, वो दिन और फॉलो करने का दिन, इसके बीच में कितना गैप था? कितने सालों का या कितने महीनों का गैप था? ये 1 साल का गैप था कम से कम। 1 साल। उसमें थोड़ी ग्रोथ बढ़ने लगी थी मेरी, थोड़ी थोड़ी। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे तो एकदम से बढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, जहाँ से चांद तक। तो राहिल, अपन ने इतनी बात करी पेंटिंग की, आर्ट की, आपकी आर्टिस्ट वाली जो एक लाइफ है पूरी की पूरी, जर्नी हाँ की, सबकी हमने बातें की। जी। अपने पीछे एक पेंटिंग है, तो आप इस पेंटिंग को देख के टच करके बता सकते हो कि ये एक प्रिंटेड चीज है या ओरिजिनल है, हैंडमेड है, जी क्या हाँ, है? ये बिल्कुल इजी है, अभी बताता हूँ आपको। बताइए। ये किसी ने बनाया है, हैंडमेड है। बहुत नाइस। अच्छा बनाया है वैसे। तो आपको क्या, अगर ये हैंडमेड है तो इसको बनाने में आपके हिसाब से कितना टाइम लगता होगा? जी ये मेरे लिए तो थोड़ा, ये मतलब आधे घंटे में ऐसे बना दूंगा। आधे घंटे में? जी बिल्कुल, क्योंकि मॉडर्न आर्ट है, इसके अंदर अच्छा। कुछ मतलब डिटेलिड कुछ मतलब ऐसा नहीं है। ओके। नॉर्मल ऐसे कलर फेंक कर या फिर लाइन बाय लाइन चीजें बनी हुई है, देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल चीज है, बस मॉडर्न हो चुकी है यहाँ पे लगने के बाद, मतलब खूबसूरत दिख रही है। तो गाइज आप देख सकते हो कि एक इस तरह की सीनरी को बनाने के लिए या इस तरह की पेंटिंग को बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती अगर आप एक वेल प्रैक्टिस्ड आर्टिस्ट हैं। जैसे राहिल ने बताया कि इस तरह की पेंटिंग्स ये सिर्फ हाफ एन आवर में बना सकते हैं। तो व्हेन यू आर अ टैलेंटेड प्रैक्टिशनर ऑफ दिस आर्ट, पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिजिटल, बहुत सारी मार्केटिंग चीज़ें हैं ऐसी जो आप करके और बहुत अच्छी इनकम सोर्सेस अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको आज ये सारा पॉडकास्ट देखने के बाद में हमसे कुछ भी इंसाइटफुल देखने को मिला हो, समझने को मिला हो, सीखने को मिला हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जाने से पहले मैं राहिल से रिक्वेस्ट करूंगा, राहिल आप सब बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या हमारी सारी ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, या फिर वो सोशल मीडिया में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे वो इसमें, इस लाइन में आगे अच्छा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले चीज जो है, वो पहले अपना गोल बनाए कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। उसी चीज में वो महारत हासिल करें धीरे धीरे, फिर सोशल मीडिया पे आए, जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ों पे धीरे धीरे आए। मतलब जो पहले जो चीज़ है, पहला जो काम है आपका, उसमें परफेक्ट होना है, जब जाके आपको इन सब चीज़ों पे आना है। जैसे मैं पहले परफेक्ट हुआ कई सालों तक, 5 साल का था मैं, तो उस टाइम से मैं धीरे धीरे करता रहा, परफेक्ट होता रहा। फिर मैंने सोशल मीडिया लिया, सोशल मीडिया का यूज़ किया, फिर मैंने खुद के आइडियाज़ बनाए, मैंने वीडियोस बनाई, इस तरीके से। मतलब पहला जो आपका जो गोल है, उस पर आपको परफेक्ट होना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए।
पहले अपनी कोर पे काम करें और फिर इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हाँ, यूज करके बिल्कुल। उनको अच्छे परवान दें, हाँ पंख दें और एक अच्छी उड़ान भरें। जी बिल्कुल। सो विद दोज काइंड वर्ड्स एंड नाइस वर्ड्स आई रियली वांट टू थैंक यू राहिल। आप आए, इतना वेलकम। टाइम हमें दिया, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, रियल टाइम और ऑनेस्ट आंसर्स आपने दिए। जी मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम।